अरे दोस्तों, एक बार फिर आ चुका है आपका भाई नया टॉपिक के साथ। और आज कुछ नया टॉपिक है भाई, योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने कल किस प्रकार से विकास और राजनीतिक दबाव के ऊपर चर्चा किया था, है ना। अब देखिए, जो राजनीतिक टकराव था, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार हमारे देश में हुआ, ठीक है, और वैसे अनेक घटनाएँ घटी, है ना। और उसके बाद हमने विकास के अवधारणा के ऊपर फिर वो चर्चा किया था, किस प्रकार से जो हमारे उड़ीसा में जो इस्पात संयंत्र का जोड़ लगाने गया, जो सारी चीज़ों में विकास के बारे में सोचा। और विकास की अवधारणा में ये भी बात थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है शीत वॉर चल रहा था, ठीक है, शीत बैटल, शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है दोस्तों, शीत युद्ध चल रहा था। और वह आपको पता है 1947 से लेकर 1951 तक चला, सॉरी 91-92 तक, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, ये सारी घटना के तहत आपको पता है कि शीत युद्ध में मुख्य रूप से जो है दो विचारधारा के लोग होते थे, दो अवधारणा लोग बातें रहती थी, एक तो साम्यवादी और एक पूंजीवादी या उदारवादी। अब साम्यवादी की तरफ कौन से देश थे, वह था यूएसएसआर, ठीक है दोस्तों, यूएसएसआर। और दूसरा था यूएसए, जिसको आज के वर्तमान समय में अमेरिका कहा जाता है, और आज के वर्तमान समय में यूएसएसआर को रूस कहा जाता है। परंतु पहले उसको सोवियत संघ कहते थे, क्योंकि अन्य देशों का गठन था उसमें, है ना। और आज इसी के चलते हमारा टॉपिक है योजना आयोग। अब इसके ऊपर हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जो योजना आयोग है, इसका जो स्थापना हुआ था मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है, मार्च 1950 की स्थापना हुआ था। मैं आपको एकदम मुख्य बात बताऊँ, सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान सुनिए, ठीक है। 1950 में हुआ था इसकी स्थापना। आप देखिए किस कारणवश हुआ था। आपने संविधान को पढ़ा है, संविधान। अब आप सोचेंगे ये क्या संविधान में जिस टाइम हमारा संविधान बना उस टाइम का ये योजना आयोग था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। हमारे संविधान में योजना आयोग का कहीं भी जिक्र नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसका जो आयोग का गठन हुआ मुख्य रूप से एक सीधे साधे प्रस्ताव के तहत हुआ, सरकार के सदन में एक सीधे साधे प्रस्ताव के तौर में इसका गठन हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, यह आयोग सलाहकार की भूमिका निभाती है, ठीक है। ये कहना क्या चाहिए, हमारे जो आज के समय में प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, लेकिन एक मंत्रिमंडल भी होता है, आपने सुना होगा, ठीक है, उसका नाम मंत्रिमंडल के बिना, सलाह के बिना प्रधानमंत्री को भी एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। उस समय जो है योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग इसके सलाहकार की भूमिका निभाती है, प्रधानमंत्री को सलाह देती है किस आधार पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। अब इस दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इनके सिफारिश तभी मंजूर होते हैं। आप देखिए दोस्तों, इनके सिफारिश तभी मंजूर होते हैं जब मंत्रिमंडल सहमत होते हैं तो या मंजूर दी जाती है। अब इसमें कहने का क्या है दोस्तों, ये योजना आयोग है, मान के चलिए ये योजना आयोग किसी को, प्रधानमंत्री को सलाह दिया कि ऐसा कार्य करना चाहिए, ठीक है, उनको सलाह तो दिया, ठीक है, परंतु ये मंत्रिमंडल भी तो है दोस्तों, जब तक मंत्रिमंडल उनके सिफारिश या उनके सलाह पर सहमत नहीं होगा, जब तक कोई भी सरकार एक्शन नहीं ले सकती, सरकार एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है, जब तक मंजूरी ना दे दे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारी घटित घटना को मद्देनजर रखते हुए एक और भी ऐसे बातों का उल्लेख आता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो योजना आयोग है, इनको मुख्य रूप से बात बता दिया गया कि आप जो भी कार्य करेंगे वह संविधान के तौर पर अमल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैंने कुछ ऐसे बातों का जिक्र किया है, जिनका बातों का उल्लेख क्या है, बातों का उल्लेख
भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नाम बताने की आवश्यकता नहीं, वो सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का स्वतंत्र समानता धार्मिक बंधुत्व, ये सारी चीज़ें हैं, संस्कृति और धार्मिक चीज़ें, और जो हमारा और भी है क्या संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना, जो अनुच्छेद 32 के तहत है। मतलब कि कहते हैं ये सीरियल बाय चल रहा है, शुरू होता है 12 से लेकर मौलिक अधिकार कितने तक 32। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 35 या 36 से जो 52 तक चलते हैं ना, वो होता है राज्य के नीति निर्देश तक। इसे मुख्य 2 चीज़ की बातें कहा गया है, एक तो संविधान के मौलिक अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निर्देश तक। मतलब कि योजना आयोग है, इन पे मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, दिए गए, तथा राज्य के नीति निर्देशक तक भी शामिल है। सही बात है, शामिल है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, आइए हम इस पर नजर डालते हैं। एक ऐसे समाज की रचना करनी चाहिए जो बनाते और बचाते दोनों काम करते हुए लोगों की भलाई के लिए काम करे या प्रयास करे। ठीक है दोस्तों, इसमें यही कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक में कि समाज में एक ऐसी रचना की जाए जो बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई का कार्य करे या प्रयास करे। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मुख्य रूप से 3 बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया, अमल किया। अभी हम वो लिखने वाले हैं, देखिए कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, राज्य ने ऐसे नीतियों पर बनाएगा तो उस पर अमल करेगा। ऐसे 3 नीतियाँ थी जिस पर राज्य नीतियाँ बनाएगा और अमल करेगा, बातें थी। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं लिखा गया, मैं बता रहा हूँ। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, और कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं क्या लिखा हूँ, स्त्री या पुरुष सभी नागरिक की आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार है। ठीक है, मतलब कि हमारे देश में जितने भी स्त्री या पुरुष हैं, उनके जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए जितने भी साधन पर्याप्त हैं हमारे देश में, उस साधनों पर सीधा अधिकार नागरिक का है। ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, समान अधिकार सबका रहेगा साधन पर, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं दोस्तों कि समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरफ बांटा जाएगा कि उसमें सर्व समान की भलाई। अब इसमें कहना कैसा है दोस्तों, एक समुदाय है, ठीक है, समुदाय में भौतिक संसाधन, बहुत सारे संसाधन को इस तरीके से बांटा जाएगा इस पर नियंत्रण हो और मिलने सभी को बराबर बांट दिया जाए। मिलने तो मतलब बांट दे, सभी को बराबर उस समुदाय में बांट दिया जाए। ठीक है, इस तरह बांटा जाए कि उसमें सर्व समान, मतलब कि एक समुदाय में इस तरह बांटा जाए कि सर्व समान, मतलब सभी को लगे कि न मेरे को ज़्यादा दिया न उसको ज़्यादा दिया, सभी को समान तरीके से बांटा है संसाधन। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट कहता है। अब तीसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन का एकाध जगह केंद्रित हो जाए और जन समाज की भलाई का बाधित हो सकती है। इस पर कहने का अर्थ क्या है, जो हमारे देश में जितने भी अर्थव्यवस्था की जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है दोस्तों, इस तरह संचालन ना किया जाए कि जो धन होता है, धन पैसा और जो उत्पादन हमारे देश में होता है, वो सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। ठीक है, एक आध जगह केंद्रित कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, जिसके कारण अगर इकट्ठा करेगा तो दोस्तों आपको पता ही है कि नागरिक तक पहुँच ही नहीं सकता। जब पहुँच नहीं सकता तो नागरिक भूखे मर तो मर जाएगा, क्या यही होगा दोस्तों। ठीक है, इकट्ठा कर लिया जाए और जनता के बीच वो पहुँचे ही ना, इस तरीके के बाधित होता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, केंद्रित करके इकट्ठा ना रखें अर्थव्यवस्था का उत्पादन या धन को, जिसके कारण जनता तक सामान पहुँचती है उसमें कोई बाधित ना हो। जब भाई सीधी की बात है, जब तक आप इकट्ठा करके रखोगे नहीं, या तो धन जो जनता है उनके पास
सीधी तौर पे सारी चीज़ें का सुविधा को मिल पाएगा। अगर आप इस तरीके से कार्य करोगे कि सारे संसाधन का धन उत्पादन सबको एक ही जगह एकाध करके एक ही जगह इकट्ठा करके केंद्रित कर दिया, तो जन सामान्य के लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, उसके कहाँ तक पहुँचेंगे। बस यही 3 पॉइंट इसमें कह रहा है। और ये एग्जाम को दृष्टि दोस्तों, योजना आयोग का स्थापना हुआ था, आप सभी को पता है 30 मार्च मार्च 1950 को। ठीक है, ये याद आपको गठन रखना याद, इसका गठन कब हुआ। और जो उसमें मुख्य बात है ये तीन जो मैं भी आपको करवाया हूँ दोस्तों, ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये 3 मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट आप लोग देख लीजिए ठीक से। स्त्री या पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। पहला पॉइंट ये बन गया, पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट, समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिलियंत और नियंत्रण को इस तरफ माना जाए कि उसमें स्वर्ग समान सभी को समान भलाई हो सके। दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा, और तीसरा पॉइंट ये हो गया अर्थव्यवस्था का केंद्रित ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक ये जय हिंद जय भारत। और हाँ, ये तो भूल ही गया दोस्तों, क्या सब्सक्राइब ठोक दीजिए।